नमस्कार। आज हम 1921 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक बड़े ही दिलचस्प कानूनी दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं। जी। ये है बीबी जंजीरा खातून बनाम मोहम्मद फकीरुल्लाह मियां का मामला, और ये जुड़ा है इस्लामी कानून के तहत वक्फ, मतलब एक तरह की धर्मार्थ संपत्ति समर्पण, उसकी वैधता से। बिल्कुल, वक्फ का कॉन्सेप्ट काफी अहम है। हाँ, तो सोचिए, मोहम्मद इलाही बख्श सरकार नाम के एक सज्जन थे। उन्होंने 31 जनवरी 1915 को अपनी संपत्ति का वक्फ बनाया। लेकिन उनके गुजरने के बाद उनके जो वारिस थे, उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दे दी। अच्छा। तो सवाल कई खड़े हो गए, जैसे क्या ये वक्फ बस नाम का था, मतलब दिखावा? क्या ये इसलिए अवैध था क्योंकि संपत्ति गिरवी रखी हुई थी और बनाने वाले पर कर्ज भी था? ये भी एक पॉइंट था। और क्या संपत्ति का कब्जा फौरन देना जरूरी था? और सबसे अहम, क्या ये वक्फ मर्ज उल मौत यानी कि मौत के साये में बनाया गया था? हाँ, ये सारे बहुत ही अहम कानूनी सवाल थे। तो चलिए इन्हीं की तह में चलते हैं। बिल्कुल। ये मामला जो है ये 1913 के मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट और हनफी कानून की जो व्याख्याएं हैं उनके इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। और वक्फ तो है ही एक अहम इस्लामी तरीका जिसमें संपत्ति हमेशा के लिए धर्म या दान के काम में लगा दी जाती है। सही। तो यहाँ असली चुनौती थी इन कानूनी बारीकियों को समझना, खासकर जब परिवार की जरूरतें, कर्ज की हकीकत और दान का इरादा ये सब एक साथ जुड़े हों। हाँ, तो जैसा आपने कहा, दस्तावेज दिखाते हैं कि वारिसों की पहली आपत्ति यही थी कि ये वक्फ असली नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, लेकिन अदालत ने इस दलील को माना नहीं। यहीं पर वो 1913 का एक्ट वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये कानून खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि हनफी मुसलमान अपने परिवार के रखरखाव और यहाँ तक कि अपने कर्ज चुकाने के लिए भी वक्फ बना सकें। ओह। बस शर्त ये थी कि आखिर में जो फायदा है वो गरीबों या किसी स्थायी धर्मार्थ काम के लिए रिजर्व हो। और इलाही बख्श के वक्फनामे में ये सब था। मतलब परिवार के लिए इंतजाम था, कर्ज चुकाने की पूरी योजना थी, खासकर वो 20,000 रुपए वाला कर्ज। हाँ, उसका जिक्र था। आमदनी का 18 हिस्सा धार्मिक कामों के लिए, और आखिर में फायदा गरीबों और मुस्लिम छात्रों की तालीम के लिए। तो ये महज दिखावा तो नहीं था, इसमें बाकायदा ठोस योजना थी। लेकिन वो गिरवी रखी संपत्ति वाली बात, क्या ऐसी संपत्ति दान की जा सकती है? ये थोड़ा सा चौंकाता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। इससे लेनदारों के अधिकार पर असर नहीं पड़ता? देखिए, कानून इस पर काफी साफ है। 1913 एक्ट की धारा 3B और पुराने अदालती फैसले भी हैं, जैसे लुचिमी पुट सिंह बनाम अमीर आलम। अच्छा। और इस्लामी कानूनी किताबें जैसे फतवा-ए-आलमगीरी और दुर्रुल मुख्तार सब यही कहते हैं कि गिरवी रखी संपत्ति का वक्फ बनाना जायज है। ओह, अच्छा। सबसे जरूरी बात यह है कि वक्फनामे में कर्ज चुकाने का साफ इंतजाम था। हाँ, ये सच है कि संपत्ति फौरन कर्ज से आजाद नहीं होती, पर वक्फ कानूनी तौर पर लागू हो जाता है और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। समझ गया। अच्छा, फिर कब्जे का मुद्दा भी था ना? क्या वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का नियंत्रण फौरन छोड़ना पड़ता है? हाँ, ये भी एक पॉइंट था। देखिए, हनफी कानून में ना इस पर 2 मुख्य राय हैं। अच्छा। अबू यूसुफ कहते हैं कि सिर्फ घोषणा कर देना ही काफी है, जबकि इमाम मोहम्मद मानते हैं कि कब्जा देना जरूरी है। तो फिर अदालत ने क्या माना? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने काफी पहले से, मतलब 1838 के एक केस से ही अबू यूसुफ की राय को तरजीह दी है। यानी घोषणा काफी है? हाँ, घोषणा ही काफी मानी जाती है। पर इस केस में एक और बात थी। इलाही बख्श ने खुद को ही पहला मुतवल्ली यानी मैनेजर बनाया था। हाँ, ये मैंने पढ़ा। तो ऐसी सूरत में तो इमाम मोहम्मद की राय के मुताबिक भी वो औपचारिक कब्जे की जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि मालिक ही मैनेजर बन गया ना, तो कब्जा किसको देगा? हाँ, ये बात तो है। सही। सबूत भी थे कि उन्होंने घोषणा के बाद मुतवल्ली के तौर पर काम भी शुरू कर दिया था, जैसे लगान वगैरह वसूलना। अच्छा। और आखिर में वो सबसे सनसनीखेज दलील, मर्जुल मौत। हाँ, मृत्युशैया वाली बात। कहा गया कि वक्त बनाते वक्त इलाही बख्श मौत के बहुत करीब थे। बिल्कुल। देखिए, मर्जुल मौत का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं है, ये खास कानूनी स्थिति है। अच्छा। इसमें मौत का खतरा इतना ज्यादा हो कि बीमार को खुद मौत का एहसास हो रहा हो और वो अपने रोजमर्रा के काम भी ना कर पाए, मतलब बाहरी संकेत भी हो। ऐसे में अगर कोई वक्फ या तोहफा दिया जाए तो वो कर्ज चुकाने के बाद जो जायदाद बचती है
उसके सिर्फ 1/3 हिस्से तक ही मान्य होता है, जब तक कि वारिस राजी ना हो। लेकिन वो नवंबर 1914 में और फिर मार्च 1915 में बीमार तो थे, रिकॉर्ड में है ये। तो फिर ये नियम लागू क्यों नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, वो बीमार थे, इसमें कोई शक नहीं, पर अदालत ने सबूतों को बहुत ध्यान से परखा और पाया कि वक्फ बनाने के ठीक वक्त यानी 31 जनवरी 1915 के आसपास वो काफी एक्टिव थे। एक्टिव मतलब सबूत मिले कि वो जनवरी-फरवरी में बैलगाड़ी से 12-14 मील का सफर कर रहे थे, रिश्तेदारों से मिल रहे थे और यहाँ तक कि पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखवाने भी गए थे। अरे रिपोर्ट किस लिए? उनका कोई चांदी का पानदान खो गया था। अच्छा। तो कहने का मतलब ये कि रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल चल रही थी। अदालत का निष्कर्ष ये था कि मृत्युशैया सिर्फ बीमार होना नहीं है, बल्कि एक खास मानसिक और कानूनी स्थिति है जिसे व्यक्ति के कार्यों से साबित करना होता है, न कि सिर्फ बीमारी के इतिहास से। और यहाँ वो सबूत नहीं मिले। तो मतलब वक्फ बनाते समय वो मौत के साए में नहीं थे? जी, अदालत का यही मानना था, इसलिए वक्फ पूरी तरह वैध माना गया। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि अदालत ने सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाँ, और वक्फ को पूरी तरह जायज ठहराया। ये फैसला वाकई 1913 के एक्ट के मकसद, हनफी कानून की बारीकियों, गिरवी संपत्ति के वक्फ की वैधता, कब्जे की शर्तों और खास तौर पर मर्ज उल मौत तय करने में ठोस सबूतों की अहमियत, इन सब पर रोशनी डालता है। बिल्कुल सही कहा। ये मामला दिखाता है कि कानून कैसे निजी जरूरतों, कर्ज जैसी व्यावहारिक सच्चाइयों और दान पुण्य के इरादों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ। और ये भी साफ करता है कि किसी व्यक्ति की हालत और नीयत तय करने के लिए कोरी बातों या अटकलों के बजाय तथ्यात्मक सबूत मतलब फैक्ट्स कितने जरूरी होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इस्लाही बख्श ने अपने वक्फनामे में परिवार, कर्ज, धर्म, तालीम, यहाँ तक कि आने वाले कल की मुश्किलों के लिए भी, जैसे फसल खराब होने पर लगान चुकाने के लिए रिजर्व फंड, हाँ, उसका भी प्रावधान था। हाँ, इतने सारे इंतजाम किए थे। 100 साल से भी पहले की ये जो इतनी डिटेल्ड योजना है, ये हमें उस इंसान की सोच, उसकी दूरंदेशी और शायद उस दौर के सामाजिक धार्मिक माहौल के बारे में क्या इशारा करती है, इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।